अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इशारे मिलना बंद हो गए, बाप की तरफ से भी अब पीटीआई के लिए आंखें फेर ली गई हैं और ये ऐलान अमलन भरे इजलास में किया गया बाप की तरफ से, जिसके अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को ये कह दिया गया कि जनाब अगर आपने हमें दीवार से लगाना बंद ना किया तो बहुत जल्द इस सारे मामले का आपको अमली तौर पर जवाब मिल जाएगा। और अमली तौर पर जवाब मिलने से अब ये बात खुल चुकी है कि जनाब वो जवाब होगा क्या और किस तरीके से मिलेगा, किस जगह मिलेगा और उसका मुकाम क्या होगा। अब ये जो इस वक्त की डेवलपमेंट हो रही है, ख़ुद हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातों की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, उससे अब ये पॉलिटिकल टर्मोइल को समझना और इसके सुलझने के लिए जो राह हमवार की जा रही है, इन दोनों पहलुओं पर अगर हम गौर करें तो हमें इस पॉलिटिकल एक्टिविटी की तमाम तर समझ आ जाती है। दूसरी जानिब हुकूमत के एक और अहम तरीन साबिक़ दोस्त और ख़ुद हुकूमती जमात के अंदर मौजूद एक ग्रुप जिसको जहांगीर तरीन ग्रुप के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, उसकी शनाख्त की जाती है, उसके रूह रवां जनाब जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी सियासी मैदान में लाहौर के अंदर इस टेम्परेचर के अंदर उनकी जो हरकतें हैं और उनके जो मेल मुलाकातें हैं और जो राब्ते हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया। बल्कि अब उनके जो राब्ते हैं वो मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत के साथ भी हो गए हैं और उन्होंने अब चौधरियों के साथ भी राब्तों की कोशिशों को तेज़ कर दिया है, जिसके नतीजे में किसी भी वक्त इन दोनों की मुलाकात हो सकती है। यानी जहांगीर तरीन साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकातों की कोशिशें हो गई हैं जो अमली तौर पर किसी भी वक्त मुमकिन हो सकती हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर कि ये जो मुलाकातें हैं ये कब तक होंगी, क्या इनके अंदर पेशरफ्त हो रही है, जहांगीर तरीन साहब का इस वक्त मतमए नज़र क्या है और अब बाप की तरफ से जो आंखें फेरी गई हैं, जो बाप ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं, ये क्या सूरत हाल, इस पर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले एक और अहम तरीन ख़बर है जो आपके साथ शेयर करूंगा और वो ख़बर बहुत हद तक आपके लिए दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि कल ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक तकरीब के अंदर अपने मिनिस्टर्स की कारकर्दगी को जांचा गया था और अपनी जो उनकी कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर मुराद सईद साहब इस सारी लिस्ट के अंदर यानी बेहतरीन वज़रा के अंदर वो पहले नंबर पर आए थे और उनको पहला नंबर देने वाली शख्सियत यानी शहजाद अरबाब साहब जो प्राइम मिनिस्टर के मुआवने खुसूसी हैं, उनका एक टेलीविज़न इंटरव्यू सामने आया जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि मुराद सईद साहब को दो कैटेगरीज़ में बेहतरीन कारकर्दगी पर अव्वल नंबर का जो इनाम है वो दिया गया, यानी वो नंबर 1 रहे। और ख़ुद वो ये इंकशाफ करके अरबाब शहजाद साहब गड़बड़ा गए, उनका यार है मैं की क्या बैठा मुझ समझ नहीं लगी। और उसके बाद वो इस बात को पूरे इंटरव्यू के अंदर संभालते ही रह गए कि वो दोनों कैटेगरीज़ कौन सी थी और उन कैटेगरीज़ में किस बुनियाद पर जो मुराद सईद साहब हैं वो पहले नंबर पर है। दिलचस्प इंटरव्यू है उनका और वो हुआ है कामरान खान साहब के शो में। अरबाब शहजाद अरबाब साहब को वहाँ पे बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि जनाब आपने ये जो लिस्ट बनाई है 10 वज़रा की, तो इसके अंदर आपने क्या पैमाने रखे जिनके अंदर इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो आपने नंबरिंग की वो क्या पैमाने थे। और इन जो वज़रा हैं इनके चूँकि महकमे इन 3 साल के दौरान बहुत ज़्यादा रीशफल हुए, ख़ास तौर पर वजारत दाखिला है बहुत ज़्यादा रीशफल हुई, अहमद अज़हर साहब की वजारत है बहुत ज़्यादा रीशफल हुई, कभी वो किस मिनिस्ट्री में, कभी वो किस मिनिस्ट्री में, कभी वो किस मिनिस्ट्री में। इसी तरीके से असद उमर साहब हैं, पहले वो वज़ीर ख़जाना रहे, फिर वो घर चले गए, फिर वो वापस आए, फिर उनको मनसूबाबंदी मिली और इसी तरीके से आगे मुख्तलिफ महकमे हैं। तो इनकी तो रीशफलिंग बहुत ज़्यादा हुई। तो मिनिस्टर्स को किस चक्कर के अंदर अवार्ड मिला और ख़ास तौर पर वो मिनिस्टर्स जिनकी अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जब वो रहे तो उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। उन्होंने मिसाल दी शेख रशीद अहमद साहब की कि शेख रशीद अहमद साहब इससे पहले वजारत रेलवे में थे और वजारत रेलवे में उनकी कारकर्दगी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही
और उसके बाद उनको वजारत दाखिला दे दी गई और वजारत दाखिला के अंदर भी उनकी कारकर्दगी इस वक्त सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। अमन अमान की सूरत हाल हमारे सामने है और ख़ुद ये वजारत भी दो हिस्सों में तकसीम है। एक जानिब पहले शहजाद अकबर साहब थे, अब मुसद्दक अब्बासी साहब हैं, दूसरी जानिब शेख रशीद हैं। तो उनको किस चक्कर के अंदर, तो उन्होंने कहा जनाब ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, वजारतों की कारकर्दगी को देखा गया, वज़रा के रिस्पॉन्स को देखा गया और उसके नतीजे में हमने ये फैसला कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मुराद सईद को किस चक्कर में आपने नंबर 1 रखा? तो उन्होंने कहा कि जनाब इसके लिए 2 पैमाने थे। उन्होंने कहा जी 2 पैमाने मतलब 2 कैटेगरीज, वो कौन सी थी? तो वो गड़बड़ा गया, उनको समझने लगी कि यार वो कौन सी कैटेगरी है, क्वालिटेटिव कैटेगरी है या क्वांटिटेटिव कैटेगरी है। अलबत्ता उन्होंने ये कह दिया कि जनाब ये 2 कैटेगरीज हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। अब उनकी जो क्वालिटेटिव कैटेगरीज हैं उनका जिक्र तो शायद रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया हुआ। अब उसको अगर मेयार बनाया गया फिर तो यकीनी तौर पर वो नंबर 1 के मुस्तहिक हो सकते हैं। लेकिन इस एक सवाल का वो जवाब पूरे इंटरव्यू नहीं दे सके और कामरान खान साहब ने हंसते मुस्कुराते हुए उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, हत्ता कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि उनका कोई एक अहम तरीन काम ही बता दें। तो अरबाब शहजाद साहब का ये कहना था कि जनाब मुझे याद नहीं वो क्या काम है। अब उनको काम कैसे याद हो सकता है, क्योंकि लिस्ट अगर बनाई हो तो काम पता चलते हैं ना। लिस्ट तो कहीं से आई, उन्होंने एज़ इट इज़ पढ़ दी और ख़त्म हो गया काम। लिहाजा इस पर जो है ना मुराद सईद साहब खुशी के शादियाने बजाएं कि वो अपनी टीम के जो कप्तान हैं उनके बेहतरीन खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हों चाहे वो क्वांटिटेटिव हों, चाहे मयार के मुताबिक हों या तादाद के मुताबिक, वो बेहतरीन है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो दिलचस्पी है वो बरकरार रहेगी, लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और इसकी 2 वजूहात हैं, पॉलिटिकल और उसके साथ साथ हुकूमती रिस्पांस। पहले हम बात करते हैं हुकूमती रिस्पांस की। अब जब से देखा हुकूमत ने कि अब अपोजिशन की तरफ से दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, अपोजिशन के साथ राब्ते बहाल होना शुरू हो गए हैं, अपोजिशन यकसू हो चुकी है इन हाउस चेंज के हवाले से मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए, तो फिर उनकी तरफ से रद्द अमल आना ज़रूरी था। तो आज 2 हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आए हैं। पहला रद्द अमल आया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और वो रद्द अमल ये है कि जनाब अब हुकूमत ने इस बात का फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ को हर सूरत में टारगेट बनाया जाएगा और इस हवाले से एक करारदाद नेशनल असम्बली में पेश की जा रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की मुबैना करप्शन के ऊपर उनकी मजम्मत की जाएगी और उनको उनका खिलाफ मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया जाएगा। और ये करारदाद पेश करेंगे फर्रुख हबीब साहब जो वज़ीर ममलिकत हैं इत्तलात व नशरियात के। और इसके साथ साथ इस बात का भी ऐलान किया गया है कि अब शहबाज शरीफ साहब को ईवान के अंदर गुफ्तगू करने का बिल्कुल भी मौका फराहम नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि आज आपको पता है कि उनके मुकदमे की समाअत भी थी, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ अपने वजूहात बयान की है। उन्होंने कहा जनाब मनोज हर एक में डायरेक्टर भी बना देते हैं। फिर लंदन गया था तो वहाँ पे क्या करता, मलका बरतानिया से वजीफ़ा वसूल करता, कुछ खाने पीने का कुछ रहने का बंदोबस्त करना था। तो जो प्रॉपर्टीज़ बनाई जो काम किया वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड हैं और बरतानिया से इस हवाले से क्लीन चिट भी मिल गई है। लेकिन मुकदमे को इस लेवल तक लाने के लिए जिस शख्सियत ने इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है वो है मुसद्दक अब्बासी साहब, जो गुज़िश्ता हफ्ते 2 दिन तक उन्होंने लाहौर में क़याम किया और FIA के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे को आगे बढ़ाने में अपना रोल भी प्ले किया। बल तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब की जो अबूरी ज़मानत है इसको कैंसिल कराया जाए और शहबाज शरीफ साहब को नैब उसकी FIA की कस्टडी में दे दिया जाए। इसमें नाकामी के बाद कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरीके से जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको चार्जशीट किया जाए ताकि जो प्रोपेगेंडा है उनके ख़िलाफ़ उसके अंदर इजाफा किया जा सके। अब 18 फरवरी को उनको चार्जशीट किया जाएगा, लेकिन चार्जशीट करने का मतलब ये नहीं है कि बंदा गिल्टी साबित हो गया है। उसका मतलब ये है कि इन चार्जेस पर अब आपके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा। खैर, दूसरी तरफ जो पेशरफ्त है वो ये है कि हुकूमत के एक अहम नुमाइंदे वो लाहौर पहुंच गए हैं और उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है। और ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ भी जल्द तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। मेरा इशारा स्पीकर नेशनल असम्बली
असद कैसर की तरफ है। असद कैसर साहब लाहौर आए हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद उन्होंने एक तकरीब से भी खिताब किया है और उस तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि तहरीक अदम एतमाद पेश करना अपोजिशन का हक है, लेकिन ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम रहेगी और जो हुकूमती अलाइज़ हैं वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। अब ये जो मुश्किल वक्त वाली कहानी है ना, ये बड़ी पेचीदा होती चली जा रही है, क्योंकि इस वक्त कुछ इस किस्म की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के हलकों में और सोशल मीडिया पर भी कि जनाब कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और कुछ नाराज़गी चल रही है और उस नाराज़गी की वजह से इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है उसका कोई तोड़ नहीं हो पा रहा। अभी इस खबर की चूँकि मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई तस्दीक आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी शख्सियत है जिसके साथ नाराज़गी चल रही है और वो तोड़ क्यों है, वो शख्सियत इस वक्त कहाँ चली गई है, कैसे है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पर आपको डिटेल के अंदर बताऊँगा मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। एक बंदे को लगाया हुआ इस खबर के पीछे, जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी तो इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। खैर, ये जो इशारों वाली कहानी है ना, ये भी इसी सारी चीज़ों से रिलेट कर रही है, क्योंकि तोड़ हो नहीं पा रहा, दबाव बढ़ता चला जा रहा है और अब इस बात के सबूत आ रहे हैं कि इशारे मिलना भी बंद हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुकूमत की इस वक्त वो तीसरी इत्तेहादी जमात है जिसकी तरफ से बरमला हुकूमती कारकर्दगी पर और हुकूमती ताल्लुकात के ऊपर क्वेश्चन किया गया। उससे पहले मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ऐलान किया गया था, वो तो उमूमन तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करते रहते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारा इत्तेहाद PTI के साथ नहीं है, हमारा इत्तेहाद रियासत के साथ है और रियासत के साथ ही हम खड़े होंगे। MQM वाले आए लाहौर तो उनकी तरफ से भी उनका ये कहना था कि जनाब हम महंगाई के मारे अवाम के साथ खड़े हैं, अगर अवाम हुकूमत के साथ नहीं है या हुकूमत के साथ नहीं खड़े तो हम किस तरह खड़े हो सकते हैं। उन्होंने भी अपनी सिमत का इशारा दे दिया। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से ये बात सामने आई है, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, ये कहा गया है कि अब हमें इशारे नहीं मिल रहे, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है और अगर हुकूमत ने अपने रवैये को ना बदला, बलूचिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकाला, बलूचिस्तान की हुकूमत को ग्रे लिस्ट से ना निकाला तो फिर हम जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे और ये जवाब बहुत जल्द सामने आएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 सेनेटर हैं, मंजूर काकर साहब और अहमद ज़ई साहब, अहमद वज़ीर ज़ई, इस तरह का नाम मेरे ज़हन से शायद निकल गया, नाम में गलती होगी तो माज़रत चाहता हूँ। वो आज सेनेट के अंदर भरपूर बोले, ना सिर्फ बोले बल्कि उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ गुफ्तगू की जिसका खुलासा ये था कि जनाब हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है और इस इम्तियाज़ी सलूक की वजह से आज हम ये आवाज़ उठाने पर मजबूर हैं। एवल तो हमारा काबीना के अंदर कोटा बढ़ाया जाए और अगर ये कोटा नहीं बढ़ाया जाता तो हमें किसी और तरीके से अकामोडेट किया जाए, वरना हम अगले इजलासों में नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर हुकूमती अरकान की तरफ से दौड़ लगी, आज़म स्वाति साहब गए, शिबली फराज साहब गए, वो उनको मनाकर लेके आए, लेकिन उनकी अपनी नाराज़गी बरकरार है। और आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर कोयटा गए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक इजलास हुआ था और उस इजलास में हुकूमत के साथ ताल्लुकात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और इमरान खान साहब के साथ जो कोयटा के अंदर मुलाकात हुई थी उस मुलाकात के अंदर भी ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनसे उनके गोश गुजार किए गए थे। लेकिन लग रहा है आज के जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो रवैया है उसे ये लग रहा है कि वो जो कोयटा में मुलाकात हुई थी उनकी, वो मुलाकात कोई ज़्यादा फ़ैसला कुन साबित नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आई है। अब जो डेवलपमेंट्स हैं उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में जो राब्ते और दबाव है हुकूमत पर वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी आ गए हैं मार्केट में, राब्ते हुए हैं उनके मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ और इन राब्तों के नतीजे में अब बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने या मीडिया की मौजूदगी में या मीडिया को इतला देकर मुलाकात होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की बहुत जल्द। और इस मामले में जो कन्फर्म इतलात है ये दोनों ज़राए से, यानी जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। इसी के साथ साथ कुछ मुश्तरका दोस्त ऐसे हैं जो चौधरी बरादरान के भी हैं और जहांगीर तरीन साहब के भी हैं और इन दोनों के दरमियान कुछ ताल्लुकात के अंदर भी कुछ कशीदगी पाई जाती थी। अब ये जो दोनों के मुश्तरका दोस्त हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब का राब्ता करा दिया जाए चौधरी बरादरान से। और इन हालात में जो इस वक्त की सूरत हाल है, इन हालात में ये जो राब्ते हैं जहांगीर तरीन साहब के
चौधरी परवेज़ इलाही से और शहबाज शरीफ साहब से, ये बहुत हद तक ना सिर्फ मानी खेज़ हो सकते हैं बल्कि नतीजा खेज़ भी साबित हो सकते हैं। और इन राब्तों की और मुलाकातों के नतीजा खेज़ होने के नतीजे में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे बढ़ेंगी इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब के लिए इस वक्त सिर्फ G13 में जो ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट है उसका, वो जो हाउसिंग वाला था, उसका दौरा करना ही काफ़ी नहीं है, उनको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और देखना ये है कि अब वो अपनी इस भंवर में आई हुई इस इक़्तिदार की किश्ती को बचाने की कोशिश करते हैं या ही मैन की तरह छलांग लगाते हैं, इक़्तिदार छोड़ते हैं, असम्बलियाँ तहलील करते हैं और अवामी मैदान में आकर मुकाबला करते हैं, क्योंकि आखिरकार इमरान खान साहब को इन दो ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।